हम लोग पढ़ेंगे बलबन के उत्तराधिकारी। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई और बलबन जो था उसका जो बड़ा पुत्र था प्रिंस मोहम्मद, प्रिंस मोहम्मद को खान ए शहीद उसको खान ए शहीद भी कहा गया है। पिछले क्लास में बताया था कि मंगोलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई। मंगोलों का जब आक्रमण हुआ उस समय अमीर खुसरो जो इस समय का सेलिब्रेटेड पोएट हिस्टोरियन है, वो खान मोहम्मद के साथ सीमा प्रांत पर था और उसने पूरी कथा कहानी इसके बारे में, वो भी बेचारा पकड़ा गया था जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था और लोगों ने प्रिंस मोहम्मद को भागने का सलाह दिया तो प्रिंस मोहम्मद ने यह कहकर मना किया कि राजकुमार भागने के लिए नहीं होते। लड़ा और बेचारा मारा गया। जब वो मारा गया तो उसका डेड बॉडी भी मंगोलों ने रख लिया। बहुत बाद में बहुत पैसा रुपया देकर उसके ससुर ने प्रिंस मोहम्मद के डेड बॉडी को किसी तरह से वापस लिया और उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि प्रिंस मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन अचानक या किसी भी आदमी को अपने पुत्र की मृत्यु का उससे बड़ा शौक कुछ नहीं हो सकता। तो यह माना जाता है कि कुछ ही दिनों बाद बलबन लगभग बूढ़ा सा हो गया या अपने पुत्र के दर्द में बलबन की उम्र अपने उम्र से ज़्यादा दिखने लगी और उसके कुछ समय बाद ही बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन ने अपने इसी पीरियड में बलबन का प्रिंस मोहम्मद बड़ा बेटा था और बुगरा खान उसका छोटा बेटा था। बुगरा खान को बलबन ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था क्योंकि उस जमाने में बंगाल बहुत दूर का इलाका होता था तो वहां पर अपने ब्लड रिलेशन के लोगों को ही गवर्नर नियुक्त करने की परंपरा चली, क्योंकि अगर वो रहेगा तो बंगाल पर नियंत्रण आसान होगा। जब प्रिंस मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो बलबन के सामने बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं था। उसने बुगरा खान को बुलाया और उसे समझाया कि वही उसका उत्तराधिकारी बन जाए। अब स्थिति बदल चुकी है, कोई है नहीं। लेकिन बड़ा अजीब सा बात हुआ कि बुगरा खान एक दिन रात में ही भाग गया और उसने कहा कि भाई मेरे लिए बंगाल ही बेहतर है सिवाय दिल्ली की गद्दी के। हो सकता है दिल्ली की गद्दी में संघर्ष का जो लोगों का रिजल्ट होता है, अंतिम परिणाम होता है, जहां लोगों के लिए मौत ज़्यादा जल्दी आता है, सफलता थोड़ा देर से आता है। तो बुगरा खान को लगा होगा कि बंगाल में रहने पर कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे। तो बुगरा खान भाग गए। बलबन बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था तो अब बलबन के सामने कोई विकल्प नहीं था। कैखुसरो प्रिंस मोहम्मद का बेटा था और कैकुबाद बुगरा खान का बेटा था। चूंकि प्रिंस मोहम्मद बड़ा बेटा था तो बलबन ने फैसला किया कि उसके बाद कैखुसरो ही उसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन जब बलबन मरा तो दरबारियों को लगा कि कैकुबाद के पिता बुगरा खान जिंदा है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो पिता अपने पुत्र के रेस्क्यू के लिए आवेगा। तो दरबारियों ने बलबन के इच्छा के विपरीत कैखुसरो के बदले कैकुबाद को उत्तराधिकारी बनाया।
स्वाभाविक है, जाहिर है कि उन लोगों के मन में रहा होगा कि कैकूबाद के पिता बुगरा खान जिंदा है और इससे लोगों ने कैकूबाद को बना दिया उत्तराधिकारी। कैकूबाद 15-16 साल का नौजवान था। बलबन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिनेरियन गार्जियन था। नाम भी आप पीछे क्लास में बताए थे, ये सब ईरानियन नाम है, ईरानियन मॉडल पर नाम हुआ। राजकुमार के तौर पर बलबन ने प्रयास किया था कि इन लोगों को बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बेस्ट ऑफ द एजुकेशन सब कुछ मिले, और बड़ा ही स्ट्रिक्ट आदमी था। इसलिए बलबन के रहते एक बूंद शराब पीने को नहीं मिला था, या जो राजकुमार होने के नाते लोगों का जो शौक होता है, कोई शौक या किसी भी तरह के एवरेशंस को नहीं होने दिया था, है ना। वन ऑफ द मोस्ट या स्ट्रिक्टेस्ट डिसिप्लिनरी लाइफ बेचारा सब जिया था। पता ही है, उसको लगा था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी बहुत योग्य होना चाहिए, नहीं तो बलबन ने जो इल्तुतमिश के खानदान का किया था वो भी हो जाता। तो अपने से उसने सब कुछ प्रयास किया। लेकिन जब कैकूबाद सुल्तान हुआ तो उसे लगा कि सुल्तान होने का तो कुछ मतलब होना चाहिए। उसने संसार के जितने भोग विलास थे वो सब में एक तरह से डूब गया। पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसने मलिक निजामुद्दीन, ये नायब बना, नायब ए ममलकत, डिप्टी टू द रूलर बना, है ना, मलिक निजामुद्दीन। इसका जो ससुर था वो दिल्ली का कोतवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर था। तो मलिक निजामुद्दीन के हाथ में पूरी सत्ता सौंप कर ये जमुना किनारे अलग से एक महल ही बनाया जिसका नाम था कैलूखरी। एक महल ही स्पेशल बनवाया और उस महल में केवल और केवल भोग विलास में डूब गए। राज्य की किसी भी गतिविधि से इसका कोई मतलब नहीं रहा और हर तरह की अय्याशियां इसके जीवन में शामिल हो गई। जब इसकी खबर बुगरा खान को मिली तो बुगरा खान ने इसे कई पत्र लिखे। बेटा था, स्वाभाविक है कि वो नहीं चाहेगा कि बेटा का दुर्गति और लोगों की तरह हो जाए, लेकिन किसी भी पत्र को निजामुद्दीन ने कैकूबाद के पास पहुंचने नहीं दिया। इसके बाद उसी पीरियड में कैखुसरो की मृत्यु हो गई। लोगों को शक था कि कैखुसरो को निजामुद्दीन ने ही मार दिया है। निजामुद्दीन के ससुर जो दिल्ली का कोतवाल था उसको पता लगा कि निजामुद्दीन डेंजरस रास्ते पर जा रहा है। उसके ससुर ने उसको बुलाया और बोला कि इस रास्ते पर जा रहे हो सकता है कि सफलता मिले न मिले, लेकिन मौत निश्चित है। कहा जाता है कि निजामुद्दीन ने कहा कि उस रास्ते पर मैं इतना आगे निकल चुका हूं कि अब पीछे लौटना संभव नहीं। तो उसने अपने ससुर के, उस ससुर बहुत ही बुजुर्ग और समझदार आदमी थे, उन्होंने भरसक समझाने का प्रयास किया निजामुद्दीन को, लेकिन जब मरना ही होगा या एम्बिशन आपका रीजन पर उतना हावी होगा, रैशनैलिटी पर तो अंजाम तो होना है, माना नहीं। इधर बुगरा खान को लगा कि किसी भी हालत में कैकूबाद को समझाना ही होगा। तब उसने एक अंतिम चिट्ठी लिखा कि कैकूबाद से मिलना है। जब निजामुद्दीन को लगा कि अब तो बुगरा खान मिलेगा ही, तो बुगरा खान ने एक चाल चला और कहा कि आप पिता हैं तो ठीक है,
लेकिन कैकुबाद सुल्तान है, इसलिए जब उससे मिलने आइएगा तो आपको सिजदा और पैबोस करना हो। अब उसे लगा कि बाप है और बेटा का सिजदा पैबोस कैसे करेगा, और कैकुबाद को भी समझाया कि उससे क्या है, आप तो सुल्तान है, रिश्ता नाता क्या, सुल्तान बड़ा पोस्ट होता है। बुगरा खान निजामुद्दीन का सब चाल समझ रहा, उसने बोला कि ठीक है हम सिजदा पैबोस करेंगे, मिलेंगे। तैयार हो गया। अयोध्या के पास एक जगह तय हुआ कि दोनों बाप बेटा मिलेंगे। अमीर खुसरो ने फिर एक किताब लिखा है, 2 सितारों का मिलन। उस किताब में इस पूरी घटना का विवरण है, और इस घटना का विवरण इतिहास के किसी अन्य किताब में नहीं। जब दरबार सजा और बुगरा खान मिलने आया, बुगरा खान ने चूंकि जैसे ही दरबार में आप प्रवेश करेंगे, सिजदा करता है आदमी दरवाजे पर ही, तो सिजदा तो किया, सुल्तान है। जब पैबोस करने बुगरा खान आगे बढ़ा और जब बाप बेटे की आंखें मिली, तो कैकुबाद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पिता से वह पैबोस करवाना। वह सिंहासन से कूद गया और वह अपने पिता के गले लग गया। निजामुद्दीन एक शैडो की तरह उसके साथ रहा, लेकिन जब गले दोनों बाप बेटे मिले तो बुगरा खान ने कैकुबाद से कहा कि निजामुद्दीन से मुक्ति पाओ और ये सब सुधर जाओ, नहीं तो कब जान जाए कि उसकी कोई गारंटी नहीं। जब लौटाइए दिल्ली तो कुछ दिनों तक इसने अयासियां छोड़ दी। मलिक निजामुद्दीन को ऑप्शन दिया गया कि आप चाहे जिस राज्य का राज्यपाल बनना चाहते हैं वहां का राज्यपाल बन जाइए, लेकिन निजामुद्दीन राज्यपाल बनने के लिए तो इतना किया नहीं था। निजामुद्दीन ने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन किया। एक दिन कुछ लोगों ने जाकर निजामुद्दीन की हत्या कर दी। निजामुद्दीन की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई और निजामुद्दीन अपना जीवन का एक अध्याय बिता चुका। अब दरबार में क्या हुआ कि बरन का राज्यपाल था मलिक फिरोज खिलजी। ये बरन का राज्यपाल था। मलिक फिरोज खिलजी को दरबार में बुलाया गया और इसे आरिज ए मुमालिक बनाया गया, यानी सेना का प्रधान बनाया गया। और मलिक फिरोज खिलजी जो था, इसके साथ साथ अली गुरसास, ये मलिक फिरोज खिलजी का भतीजा है। मलिक फिरोज खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि दिया गया। उस समय जब पोस्ट बदलता था तो नाम भी बदल जाता था। तो मलिक फिरोज खिलजी was given the title of शाइस्ता खान, made Ariz a Mumalik, है ना, and he came in the court of कैकुबाद। अब कैकुबाद का जो कोर्ट था वो केवल तुर्क प्रधान कोर्ट था। दरबार में केवल और केवल तुर्क थे, और ये आ गया नॉन टर्क। मलिक फिरोज खिलजी खिलजी वंश का था और नॉन टर्क था। तो सारे के सारे तुर्क समझते थे कि हम लोग तो बगुला हैं, कौवा कहां से आ गए, है ना। इट वॉज एन इंटरफेरेंस इन द टेरिटरी ऑफ द प्योर टर्क हेजेमोनी। तो जो भी परिस्थिति रही हो, मलिक फिरोज खिलजी बुलाया गया, लेकिन ही वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर टर्क्स हु वे डोमिनेटिंग द कोर्ट। दरबार में अब दो गुट हो गया, एक मलिक फिरोज खिलजी और उसका भतीजा है, और एक था एतमार सुरखा। एतमार सुरखा ये दरबार के तुर्क अधिकारियों का नेता हुआ। तो दरबार में दो गुट हो गया।
तुर्क लोगों का गुट नेता एतमार सुरखा और नॉन टर्क्स मलिक फिरोज खिलजी, है ना। इसी बीच क्या हुआ कि कैकुबाद आखिर कितना दिन तक अपने को संभाल पाता। सांसारिक अय्याशी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। बाबू का बात थोड़ा दिन तो माना, शरीफ की तरह रहा, लेकिन मलिक फिरोज खिलजी आया, फिर उसी दुनिया में वो चला गया। और इसी बीच में उसको जॉन्डिस हो गई, शराब और अय्याशी चलती रही, उसको पैरालिसिस हो गया, है ना। और वह कैलूखरी में पड़ा रहा। तो लोगों ने कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया। ये एकदम पैदा लिया हुआ बच्चा था। He was placed on the throne. अब कैकुबाद पैरालिटिक हो चुका है, कैमूर्स का कोई मतलब नहीं है, तो दरबार को तो दरबारी ही चलाएंगे। तो दरबारी में कौन चलाएगा? तुर्कों लगता था तुर्कों को कि हमारा दरबार है, और मलिक फिरोज खिलजी आरिज ममालिक है, सेनापति है। तो ये टसल चलने लगा और ये टसल एक दिन मार में कन्वर्ट हो गई। तो मार का मतलब था कि तलवारें चली, और उसी क्रम में कैमूर्स भी मारा गया। अब तलवार चल रहा तो कौन मरा नहीं मरा इसका मतलब नहीं होता है। और कोई आदमी गया कैलूखरी में, कैकुबाद को बोरा में लपेट के जमुना जी में डाल दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई। जब युद्ध खत्म हुआ, आपसी संघर्ष जब खत्म हुआ, तो उसमें मलिक फिरोज खिलजी जीता। मलिक फिरोज खिलजी जब जीत गया, तब लोग शांत हुए और लोगों ने खोजा कि अब सुल्तान कौन बनेगा। जब पूरा दरबार में सर्च हुआ, पूरे महलों में, तो बलबन के खानदान में से कोई भी मेल मेंबर नहीं बचा। बुगरा खान बंगाल में था। देन हु विल बी द सुल्तान, ये एक सवाल दरबार में आया। और मलिक फिरोज खिलजी जीत गया था, एतमार सुरखा वगैरह लोग मारे गए थे। तो मार काट के बाद विजयी नेता मलिक फिरोज खिलजी, और सभी लोग कैलूखरी में ही थे। अब इसके लोगों ने कहा कि अब जीत गए, जीता हुआ आदमी ही अगला सुल्तान बनेगा। तो उस समय के जो एविडेंसेस मतलब लिखे हैं लोगों ने, उसमें मलिक फिरोज खिलजी लगभग 70 साल का हो चुका था। वो बोला कि हम कैसे सुल्तान बने, हम सुल्तान नहीं बने। कहा जाता है कि रोने लगा और उसने कहा कि मैं उस गद्दी पर कैसे बैठूं जिस गद्दी पर कभी बलबन बैठा करते थे। और उस दरबार में जब मैं आया करता था तो मैं पीछे खड़ा होता था, और मेरी इच्छा होती थी सिर्फ इतनी कि बलबन एक बार मुझे देख ले कि मैं भी दरबार में आया हूं। तो उस गद्दी पर मेरे बैठने की हिम्मत नहीं, इसलिए मैं सुल्तान नहीं बनूं। रोया गाया सब कुछ हुआ, बहुत सारे इमोशनल ड्रामा हुए। अब यह ड्रामा क्यों हुआ नहीं हुआ इसके पीछे अलग बात है। हो सकता है कि बलबन का जो खौफ था लोगों के दिमाग में, वो खौफ अभी भी जला इसको मलिक फिरोज खिलजी के मन में बैठा हो। लेकिन कभी कभी जो बात होती है सामने वो होता नहीं। अभी दिल्ली का जो दरबार था वह केवल और केवल तुर्क डोमिनेंट दरबार था। खिलजी जिस वंश का आदमी था, उस वंश के लोग दिल्ली में एक्सट्रीम माइनॉरिटी में थे। मुसलमान होने के बावजूद ट्राइबल आइडेंटिटी ही उस समय मायने रखती थी कि किसका ओरिजिन कहाँ है। खिलजियों में इतने लोग भी नहीं थे कि अगर वो चाह लेता कि वह पूरी गद्दी पर कब्जा कर ले और सारे पदों पर अपने लोगों को बैठा दे, उतने लोग भी इसके वंश के लोग वहां अभी दिल्ली में नहीं थे। और पूरी दिल्ली तुर्क डोमिनेंट दिल्ली थी। अब इसको लग रहा था कि अगर वो सुल्तान बना तो जिंदगी कै दिन रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसके लोग तो है नहीं। और तुर्क अगर एक्सर्ट कर गए
तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इस समय ऐसा समय था कि कोई सुल्तान बनना ही नहीं चाहता था। कभी ऐसा होता है कि सुल्तान बनने के लिए मारामारी हो रहा है, और इस समय इसके अलावे और कोई भी सुल्तान के रेस में था ही नहीं। दरबारियों ने कहा कि कोई उपाय नहीं है, यू हैव टू बी सुल्तान। मलिक फिरोज खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठता है, और 2 साल तक वो कैलूखरी में ही रहा, दिल्ली नहीं आया। He did not come in Delhi proper, in the court of Balban. बलबन के सिंहासन को देखा भी नहीं 2 साल तक। And he remained in कैलूखरी, in the fort of कैगुबार, और वहीं से उसने शासन करने का प्रयास किया। तो इसीलिए ये जो खिलजी वंश की स्थापना है, ये जानबूझकर उस सत्ता पर कब्जा नहीं करता है। दरबार के अंदर होने वाले वाद विवाद जो संघर्ष में तब्दील हुआ, और संघर्ष में जब तलवारें चली तो किसका गला कटा उस समय तो नहीं पता चला, लेकिन बाद में पता चला कि बलबन के खानदान में कोई बचा ही नहीं। दिल्ली में बलबन में के द्वारा स्थापित जो एक्सट्रीम जातिवादी तुर्क शासन का अंत है, वह यह बात भी साबित किया कि समय पड़ने पर योग्य लोगों का क्या वैल्यू होता है। बलबन ने जिस तरह से सारे योग्य तुर्क सरदारों को मरवा दिया ताकि उसके वंशजों का हित सुरक्षित रहे, सीधे उसका उल्टा हुआ, और केवल 3 साल में ही बलबन के वंश का नाश हो गया, क्योंकि बलबन ने योग्य तुर्क जो यहाँ उसके खानदान को बचा सकते थे, वो सारे के सारे मारे गए थे। तो इस तरह से 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है।